डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज का मतलब फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब फ्री फ्रॉम प्रॉमिस। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस क्या रहता? किस चीज के लिए आप प्रॉमिस करते हो? ऑब्जेक्ट के लिए, करेक्ट, पर्पस के लिए आप प्रॉमिस करते। अब उस पर्पस से छुटकारा मिल रहा, तो छुटकारा मिलने के बहुत सारे तरीके हैं। डिस्चार्ज में सबसे पहला डिस्चार्ज पढ़ाया जाता बाय परफॉर्मेंस, इजीएस्ट वे, जिसमें आपको कोई डैमेजेस पे करने की जरूरत नहीं है। ए ने बी को कुछ परफॉर्म किया, प्रॉमिस किया था, और बी ने ए को कुछ प्रॉमिस किया था। दोनों ने अपने प्रोमिस फुलफिल कर दिए और कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ड्यू टू परफॉर्मेंस। लेकिन अगेन, परफॉर्मेंस पढ़ते वक्त परफॉर्मेंस दो नेचर के हैं, एक एक्चुअल और एक अटेम्प्टेड, याद है? एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा रहता अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्या फर्क है दोनों में? एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब एग्जीक्यूशन हो रहा, तो एग्जीक्यूटेड बोल लेते। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब ट्राई करना। ट्राई मतलब क्या? हाँ, तो जैसे पॉसिबल है कि प्रॉमिस ही परफॉर्म करने आया, लेकिन प्रॉमिसर ने उसको परफॉर्म करने से मना कर दिया, या तो प्रॉमिसर अभी फिलहाल ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो प्रॉमिस ही को परफॉर्म करने दे। फ्यूनरल एग्जांपल दिया था मैंने उसका, करेक्ट। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब एग्जीक्यूशन हो रहा है परफॉर्मेंस का, और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब वो ट्राई कर रहा परफॉर्म करने का, करेक्ट है? दोनों में अंतर समझ गया? अब एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होगा, तो देयर आर रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये तो मालूम है। सेट ऑफ प्रॉमिस है, ए से बी को और बी से ए को। ए ने एक प्रॉमिस किया, बी ने एक प्रॉमिस किया, दोनों ने अपने प्रोमिस फुलफिल कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिस्चार्ज ड्यू टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज ड्यू टू परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को आप बुलाते एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये अपन ने टाइप्स में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स है, जिसमें क्लासिफिकेशन थे तीन, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पे दो थे, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। पहला वाला बताया एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड मतलब परफॉर्म हो चुका है, दोनों भी पार्टीज ने परफॉर्मेंस कर दिया है, समझ आया? तो एग्जीक्यूटेड, ए ने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया और बी ने भी अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया। इसमें कोई डिफॉल्टर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ने भी अपने ऑब्लिगेशंस का फुलफिलमेंट किया। लेकिन जब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होता है, उस केस में अगर परफॉर्म करने नहीं मिला अटेम्प्टर को, मतलब जिसने अटेम्प्ट किया, मतलब जिसने ट्राई किया परफॉर्म करने का, अगर उसको परफॉर्मेंस करने नहीं मिला, तो क्या इसमें डिफॉल्टर है? जिसने उसको परफॉर्म करने नहीं दिया वो डिफॉल्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल सिंपल, ए ने कुछ प्रॉमिस किया था बी को, बी ने कुछ प्रॉमिस किया था ए को, बी गया प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए, लेकिन ए ने प्रॉमिस फुलफिल करने से कर दिया मना, और इसके मना करने के वजह से ये रह गया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तक। अपन ये नहीं बोल रहे कि अभी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, मैंने बोला नहीं है, समझ आया क्या? इसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो दोनों में से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होगा? दोनों में से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होगा? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन से फ्री कब हो जाएंगी? ये वाले साइड में, एक्चुअल वाले केस में, समझ आया? इस वाले साइड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में एक ही चीज हो सकती, वो है ब्रीच। अगर कुछ कंसिडर करना ही है तो हम कंसिडर करेंगे ब्रीच। क्यों ब्रीच? क्योंकि किसी ने परफॉर्म करने से या तो रोक दिया या तो मना कर दिया, समझ आया? तो वो हो गया ब्रीच। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में पॉसिबिलिटी है कि वो परफॉर्म हो भी सकता है और परफॉर्म नहीं भी हो सकता है। सो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस डिस्चार्ज कब होगा? या तो परफॉर्मेंस के बाद या तो ब्रीच के बाद, समझ आया क्या? तो इससे दो चीजें सीखने मिली। क्या? डिस्चार्ज दो तरीकों से हो सकता, एक ड्यू टू परफॉर्मेंस और एक ड्यू टू ब्रीच, बराबर है?
परफॉर्मेंस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, ब्रीच में हो जाता, करेक्ट। लेकिन सर एक और है ना, तुमने गलत बोला, ब्रीच में वॉइडेबल हो जाता। ब्रीच में वॉइडेबल रहता, एक डिफॉल्टर रहता, एक अग्रीव्ड रहता, अग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे रहता, तो वैलिड या वॉइड, दैट इज व्हाई वॉइडेबल। और एक आखिरी रहता जिसको हम बोलते वॉइड, उस केस में कौन सा केस आएगा? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में डिस्चार्ज कैसे होगा? एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से दोनों पार्टीज को परफॉर्म करने की अब जरूरत नहीं है। जैसे ए ने बी को प्रॉमिस किया था शुगर सप्लाई करने का, और बी ने ए को प्रॉमिस किया था पैसे देने का, तो इन दैट केस अगर शुगर पे बैन आ गया तो ना ए परफॉर्म कर सकता ना बी परफॉर्म कर सकता, तो दोनों भी पार्टीज हो गई डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ड्यू टू व्हाट? सुपरवेनिंग एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ, क्योंकि बैन कौन कर रहा? गवर्नमेंट। समझा ना? पक्का? तो डिस्चार्ज ड्यू टू परफॉर्मेंस थ्योरी है बुक में, मॉड्यूल में निकालो। कोई कोई है जिसको डिस्चार्ज का मतलब नहीं समझता? ऐसा कोई है कि डिस्चार्ज का मतलब ही नहीं समझ रहा? है क्या कोई ऐसा? डिस्चार्ज का मतलब नहीं समझता ऐसा कोई है? पक्का? फिर मैं पूछूं किसको भी? चल बता हेतवी, डिस्चार्ज का मतलब क्या है? फ्री ऑफ फ्रॉम ऑब्लिगेशन, ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में बता, एक्सप्लेन कर। प्रॉमिस किया और परफॉर्म हो गया तो दोनों भी पार्टी डिस्चार्ज हो जाएंगी। लेकिन ये डिस्चार्ज का तरीका बताया तुमने, डिस्चार्ज वर्ड का मीनिंग चाहिए। प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। सीरियसली तुमको डिस्चार्ज भी बताते नहीं आ रहा? अब ड्यूटी से मुक्त होना दो तरीके से हो सकता है, एक ड्यूटी निभा के हो सकता है, या तो ड्यूटी बिना निभाए भी हो सकता है। मैं पूछ रहा तुमको डिस्चार्ज का मतलब क्या है भैया? अरे फिर वही बात, सिर्फ डिस्चार्ज पूछा मैंने, मैंने टाइप नहीं पूछे। तुम मेरे को सब एक्स्ट्रा एडिशनल टाइप्स बता रहे कि डिस्चार्ज कैसे हो रहा। मेरे को चाहिए डिस्चार्ज का मीनिंग चाहिए, डिस्चार्ज। बोल। फ्री डिस्चार्ज, तो इसको कुछ हिंदी टर्म है? छुटकारा इज द टर्म, मुक्त हो जाना इज अ वेरी डिफरेंट टर्म देन छुटकारा। वाई? छुटकारा दो तरीकों से मिल सकता है। एक, आपने किसी की इच्छा पूर्ति की, उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता, या तो फिर आपने उससे झगड़ा किया और परफॉर्मेंस के लिए मना कर दिया, इससे भी आपको छुटकारा मिल सकता। तो डिस्चार्ज मींस छुट्टी, छुटकारा। जैसे तुमको मेरे से कब मिलेगा? पोर्शन खत्म होने के बाद, राइट? हाँ। तुम टेंथ से डिस्चार्ज हो या नहीं? टेंथ स्टैंडर्ड से कैसा फील हुआ था जब आखिरी पेपर दिया था? मुक्त फील हुआ था, फ्री। क्यों फ्री मुक्त ऐसा फील हुआ था? अच्छा मेरा एक सवाल है, सब मार्च में क्लियर हुए थे कि कोई है अक्टूबर में होने वाला? है अक्टूबर वाला कोई? धीरज, अक्टूबर वाला है क्या कोई? सारे मार्च वाले है ना पक्का? हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट, बाप रे बाप, फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके दिमाग में घूम गया वो अभी, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। ठीक है। तो ट्वेल्थ,
अभी जो तुम अपियर कर रहे हैं इससे तुमको डिस्चार्ज कब मिलेगा? दो चीजें, एक तुमने खुद ने 12th स्टैंडर्ड छोड़ दिया, और दूसरा तुमने 12th अपियर किया, पास हुए उसके बाद। करेक्ट है? दोनों में से टफ सिनेरियो कौन सा है? एग्जैक्टली है ना, वो टफ है। वो टफ है, लेकिन अगर सही तरीके से फुलफिल किया और पास हुए तो तुम्हारे ऊपर कोई लाइबिलिटी बचेगी या नहीं? कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुमने अधूरा छोड़ दिया तो क्या तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी बचेगी? यस। तुमको डैमेजेस पे करने, वो जिंदगी भर तुम भुगतान करते रहेंगे कि हम 12th पास नहीं है, क्योंकि 12th पास नहीं है तो कहीं और एडमिशन मिलता नहीं, कहीं भी नहीं मिलता, कोई नहीं रख रहा तुमको। ठीक है? कोई ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन भी नहीं मिलता। क्यों? सबके जगह पर क्राइटेरिया एक ही है, 12th का पास होना जरूरी है। समझा ना? ये तो पॉइंट। डिस्चार्ज भी कुछ ऐसा ही। डिस्चार्ज क्या बोल रहा? आप परफॉर्म करके मुक्त हो जाओ, इसमें आपके पीछे कोई फटाके नहीं रहेंगे, मतलब आपके पीछे कोई लफड़ा नहीं रहेगा। क्या लफड़ा नहीं रहेगा? आपको किसी को डैमेजेस पे करने की जरूरत नहीं है, कॉम्पेंसेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपने डिस्चार्ज लिया बाय परफॉर्मेंस। समझ आया? हॉस्पिटल में भर्ती हुए 10 दिन के लिए, लेकिन 7वें दिन तुम वहां से भाग गए, हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। पक्का? कोई प्रॉब्लम है इसमें? लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए भर्ती हुए, आपने पूरे 10 दिन वहां पर रिकवरी की और उसके बाद में हॉस्पिटल का बिल क्लियर किया और फिर वहां से निकले, दोनों में क्या फर्क है? एक जगह बोलेंगे आप भाग गए और दूसरी जगह क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज हुए। एग्जैक्टली तो डिस्चार्ज एक्चुअली एक पॉजिटिव वर्ड है, भाग जाना नेगेटिव वर्ड है, राइट? लेकिन इन केस इधर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में ऐसा समझाया जाता कि डिस्चार्ज होने के बहुत सारे तरीके हैं। अब बहुत सारे तरीके कैसे? तो पैसे देकर भी आपको छुटकारा मिल सकता है, पैसे भर के। अब कैसे पैसे? तो मैंने जैसे तुमसे प्रॉमिस लिया और मैंने एक प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया है? कि मैं तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट करूं। तुमने उस भरोसे मेरे को फीस पे कर दी, अभी मैंने परफॉर्म नहीं किया अगर तो मेरे ऊपर सूट फाइल कर सकते, करेक्ट कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो तुम सबसे पहली चीज क्या करोगे? फीस वापस मांगेंगे। करेक्ट है? प्लस अब जब तुमको लॉ का बैच दूसरी जगह करना पड़ेगा, अगर वो बंदा तुमसे 1000 रुपए फीस ज्यादा ले रहा, तो वो तुम डैमेजेस मेरे से क्लेम, एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच में पड़ा था ये, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस। करेक्ट? तुमने मेरे से मान लो लॉ पढ़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था 10,000 रुपीज, लेकिन अब तुम्हारा परफॉर्मेंस हो नहीं रहा और तुम टाइम पर किसी और ट्यूशन पर गए पढ़ने के लिए, वो तुमको चार्ज कर रहा है 12,000, तो तुम कितने एडिशनल पे करोगे? 2,000। वो 2,000 डैमेजेस के नाम पर तुम मेरे से क्लेम कर सकते हो। क्यों क्लेम कर सकते हो? मैंने ब्रीच किया। करेक्ट है? अब इसमें मैं तुमको 12,000 पे करके मुक्त हो सकता हूँ? हाँ, हो सकता हूँ। इसमें भी डिस्चार्ज हो रहा? हाँ। समझ आया क्या? तो यहाँ पर डिस्चार्ज पॉजिटिवली भी लिया गया और नेगेटिवली भी लिया गया। पॉजिटिवली कब? जब सारा परफॉर्मेंस एज पर प्रॉमिस किया गया तब। और नेगेटिवली कब? जब परफॉर्मेंस बीच में से ही रोक दिया या फिर ब्रीच कर दिया आपने, और ब्रीच करने के बाद में आपने सामने वाली पार्टी को, अग्री पार्टी को कॉम्पेंसेट करके उसको रफा दफा कर दिया। अब आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। समझ आया क्या? पक्का? तो ये दो सिचुएशन बनती। पक्का? कुछ प्रॉब्लम है अब इसमें? अब एक तीसरी सिचुएशन है जहां पर ना आपने परफॉर्म किया लेकिन आपने ब्रीच भी नहीं किया, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म एबल नहीं रहा। तो मतलब कुछ तो एक्सटर्नल रीजन है, कोई थर्ड पार्टी रीजन। थर्ड पार्टी रीजन क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है कोई। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे क्या? तुम्हारे एग्जाम ही हो गए कैंसिल, बोले डायरेक्ट सबको कर देंगे पास, तो फिर अब कोचिंग करने की जरूरत बची नहीं। तुम आने वाले हो क्लास? नहीं। देखा, बोला तुम नहीं आए, कोई नहीं आता, और डायरेक्टली क्या हो जाने वाले हो? क्योंकि पास। तो जो बीच का प्रोसेस था, जो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट के लिए था, वो अब करने की जरूरत है क्या? एग्जैक्टली exactly. तो जब तुम मेरे पास में क्लास ही नहीं करोगे तो तुम फीस भरने के लिए लायबल हो क्या? अगेन नहीं। कुछ बात समझ आई क्या? दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कोविड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कोविड की वजह से मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए थे वॉइड, वॉइड हुए थे, वॉइडेबल नहीं। क्या हुए थे? वॉइड। क्यों वॉइड? सबको बहाना मिल गया था। क्या बहाना मिला था?
अरे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया इसके लिए नहीं हो रहा, अरे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया इसके लिए नहीं हो रहा। मतलब वॉइड, वॉइड कैसे, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। बोले मैंने, मेरे तो इंटेंशन थे, मैं परफॉर्म करने के लिए रेडी था, सामने वाला भी यही बोल रहा मेरा भी इंटेंशन है, मैं परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ, पर ये भारत सरकार परफॉर्म करने नहीं दे रही। ऐसा सब कोविड में बोल रहे थे, क्यों? तो मेरा इंटेंशन नहीं भी होगा परफॉर्म करने का, लेकिन मैंने ये सारी चीजें किस पे डाल दी? गवर्नमेंट पे डाल दी, क्योंकि मेरे पास में एक वजह है, और वो एग्जिस्टिंग वजह है। एग्जिस्टिंग वजह एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, ना मेरे वजह से ना दूसरी पार्टी की वजह से। तो इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज सुपरवेनिंग पॉसिबिलिटी। ये हो गया 3 केसेस। चौथा केस बहुत इंटरेस्टिंग है, चौथा। तो पार्थ आया मेरे पास में, पार्थ बोले मेरे को आपका शॉप रेंट से चाहिए। बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना रेंट देगा? तो उसने बोला 15,000 पर मंथ दूंगा, आप मेरे को शॉप का अग्रीमेंट बनवा दो। मैंने पार्थ के साथ में 11 महीने का अग्रीमेंट कर दिया। समझ आया? 5 महीने तक के पार्थ ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, जिसमें पार्थ ने काफी पैसा कमा लिया। अब पार्थ मेरे पास में आया, सर शॉप बेच रहे क्या आप? कब आया वो? 5 मंथ्स लेटर। समझ आया ये बात? पार्थ आया 5 महीनों के बाद। अग्रीमेंट कितने दिन का है रेंट का? 11 महीनों का। लेकिन 5 महीने के बाद ही पार्थ मेरे पास में आया, बोले सर शॉप खरीदना चाहता हूँ, आप बेच रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ ठीक है बेच देता। अब मैंने उसको ऑफर किया डील, बोला 1 करोड़ रुपए में बेचनी है। पार्थ बोले अब भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने मेरे को 1 करोड़ रुपए दिए, मेरे से शॉप के पेपर्स ले लिए, मतलब हो गया यहाँ पर शॉप का सेल। कुछ समझ आया क्या? अब मेरे को कोई ये बताओ कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट था या दो थे? मेरा पार्थ के बीच 2 कॉन्ट्रैक्ट थे या एक कॉन्ट्रैक्ट था? हाथ ऊपर करके जवाब दो। कौन से कौन से? एक रेंट एग्रीमेंट था और सेल एग्रीमेंट था, करेक्ट है? एक रेंट का अग्रीमेंट था और एक, सर शॉप सेम थी, हाँ सेम शॉप के लिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों अग्रीमेंट में से बड़ा अग्रीमेंट कौन सा है? बराबर है। अब जब 5 महीने बाद में उसने मेरे से शॉप खरीद ही लिया है, तो बाकी के 6 महीने का वो रेंट पे करेगा या नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? विधि क्या बोलना है तेरा? तो मैं विधि तेरे साथ में बिल्कुल अग्रीमेंट करना चाहूंगा, तू बिल्कुल मेरी जितनी दुकान है, जितनी जायदाद है, सब रेंट से ले ले तू, सब 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 रेंट से ले ले, और बाद में तू 2-3 महीने में खरीद लेना, और उसके बाद का भाड़ा भी देना मेरे को। इसका आंसर नहीं है, नहीं। इसका आंसर इज नेगेटिव, कि रेंट अग्रीमेंट सेल के अग्रीमेंट के वजह से हो गया था डिस्चार्ज। एक सुपीरियर राइट के वजह से उसका इंफीरियर राइट हो गया था डिस्चार्ज। एक सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसके अंदर का इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट हो गया अगेन। कुछ समझ आई बात? पक्का? कैसे हुआ ये? सेम शॉप थी, सेम पार्टीज थी, सिर्फ क्या फर्क था? अग्रीमेंट का। बराबर है? एक अग्रीमेंट पहला वाला क्या था? रेंट का, जो कि किया गया था, आई अंडरस्टूड कि 11 महीनों के लिए किया गया था, कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये भाई साहब 5 महीने बाद में आकर मेरे से शॉप खरीद कर लेके जा रहे विलिंगली। मैंने अपनी इच्छा से अपनी शॉप बेची उसको, वही शॉप जिसमें वो रेंट से था, समझा? रेंट से बिजनेस कर रहा था, वही शॉप। तो यहां पर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल का, जिस वजह से रेंट का इफेक्ट हो गया नल एंड वॉइड। कुछ समझ आया? एक बड़े सेल के अग्रीमेंट की वजह से रेंट का अग्रीमेंट हो गया नल, नलिफाई हो गया। सर अब बाकी का भाड़ा देने की जरूरत नहीं है, खुद को पे करे तो चलेगा, क्योंकि दुकान अब किसकी है? 5 महीनों का भाड़ा पे करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। तब तक की दुकान किसकी थी? क्योंकि मेरी। तो 5 महीनों का भाड़ा वसूलना मेरा हक है, काम नहीं है, राइट है मेरा। हाँ, बाकी के 6 महीनों का वो ना भरेगा, ना मैं उससे वसूल सकता हूँ। क्यों? उसने एग्जैक्टली 5 मंथ्स लेटर मेरे से शॉप बाय कर ली, इस वजह से। क्लियर है? पक्का? तो एक सुपीरियर राइट की वजह से इंफीरियर राइट हो जाता खत्म। कुछ समझ आया? तो एक सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर डिस्चार्ज। लेकिन इसमें सीखने वाली सिर्फ ये बात नहीं है, डिस्चार्ज ही सीखने वाली बात नहीं, इसके अलावा और एक चीज है। क्या?
ये अग्रीमेंट्स दोनों भी सेम पार्टीज के बीच में थे, हाँ थे। दूसरी बात, ये दोनों भी अग्रीमेंट, जो भी अग्रीमेंट्स हमने किए थे, ये दोनों एक ही सिंगल शॉप के लिए थे, यस। तो सब्जेक्ट मैटर एक ही था, पार्टीज सेम थी। तो फिर क्या हुआ, चेंजेस हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में। क्या किया आपने, चेंज कर दिया, समझा। अब इसमें दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप इसको बोल सकते हो नोवेशन, NOVATION, नोवेशन। या तो आप एक इसको बोल सकते हो ऑल्टरेशन, दैट इज रेक्टिफिकेशन। दोनों में से कुछ भी एक बोल सकते नोवेशन, और दूसरा रहता रेक्टिफिकेशन। दोनों में से हमारे बीच जो हुआ वो क्या है, नोवेशन तुमको समझता नहीं, बचा रेक्टिफिकेशन। तुम्हारा जवाब है क्या रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई करना रिपीट करना नहीं होता भैया। रेक्टिफाई करना मतलब उसमें ऑल्टरेशन करना होता है। ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हैं। कुछ समझा क्या? मैं हमारे अग्रीमेंट में से क्या रिमूव करूंगा, रेंट, और क्या ऐड करूंगा, सेल। समझ आया क्या? तो मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई किया। लेकिन अगर मैं 11 महीने खत्म होने देता, उसके बाद फिर से 11 महीनों के लिए अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता, तो ये होता नोवेशन। क्या होता? या फिर एक और सिचुएशन, ध्यान से सुनना, कि पहली बार मैंने अगेन पार्थ से अग्रीमेंट किया 11 मंथ का, 15,000 रुपीज पर मंथ का रेंट, ठीक है। ये इस कंडीशन पे हुआ था कि पार्थ ने मेरे को बोला था, सर देखो अभी फिलहाल मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो रेंट मैं अभी कम दूंगा, लेकिन अगर मेरा 4-5 महीनों में बिजनेस अच्छा चला, तो अपन क्या करेंगे, पुराना अग्रीमेंट खारिज कर देंगे और उसकी जगह पर नया रेंट का अग्रीमेंट बना लेंगे, जिसमें अपन भाड़ा बढ़ा देंगे। कुछ समझ आया? ये कब हुआ, कैसे हुआ, ध्यान से सुनो। पार्थ आया था मेरे पास रेंट से शॉप लेने के लिए। मैंने उसको भाड़ा बताया था 30,000 रुपीज पर मंथ का। क्या बताया भाड़ा? 30,000 रुपए प्रति माह। लेकिन पार्थ ने क्या बोला, सर देखो शॉप की बहुत जरूरत है, और फिलहाल मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं आपको 30,000 रुपीज रेंट पे कर सकूं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि मैं अभी फिलहाल आपको 15,000 पर मंथ का रेंट पे करूंगा, चाहे बिजनेस हो नहीं हो। अगर लेकिन बिजनेस अच्छा चल पड़ा, तो 5 महीनों के बाद में अपन ये 11 मंथ्स का अग्रीमेंट कर देंगे चेंज, और चेंज करने के बाद में आपने भाड़ा इंक्रीज कर देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आया क्या? सिचुएशन समझी क्या? तो 5 मंथ्स उसने बिजनेस कंटिन्यू किया, 5 महीने 15,000 के हिसाब से रेंट पे किया। मैं रोज देख रहा कि पार्थ अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, इसने अच्छा खासा ग्रो किया है। फिर मैं 5 महीनों के बाद में पार्थ से मिलने गया, बोला अब देख पार्थ, तूने मेरे को एक प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस था तेरा? कि अगर बिजनेस अच्छा चला तो 5 महीने बाद अपन अग्रीमेंट कर लेंगे चेंज। पार्थ बोले सर बिल्कुल अग्रीमेंट चेंज कर लेते, कोई वादा नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 11 मंथ्स का अग्रीमेंट तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, क्योंकि 5 ही महीने हुए ना। अग्रीमेंट कितने दिन का था? 11 महीनों का था। 15,000 वाला, हाँ 15,000। लेकिन अग्रीमेंट ब्रेक कब कर रहे हैं हम दोनों? 5 महीने बाद। इसमें कोई अग्रीव्ड या डिफॉल्टर है क्या? नहीं। क्यों? हम दोनों ने डिसाइड किया था, और हम एज डिसाइडेड ही काम कर रहे हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट से। तो पहली एक चीज समझने वाली, क्या, कि यहां पर जो पहला 15,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट है रेंट का, वो होगा डिस्चार्ज। कैसे? बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल, ना मुझे उसको कुछ पे करना है, ना वो मुझे कुछ पे करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि म्यूचुअली अग्री हुआ। मैंने जाकर पार्थ को बोला, देख तूने प्रॉमिस किया था। पार्थ ने तुरंत बोल दिया, हाँ सर बिल्कुल प्रॉमिस फुलफिल करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 11 महीने का अग्रीमेंट कब तोड़ दिया? 5 महीने के बाद ही तोड़ दिया। अब कितने मंथ बचे? 6 मंथ बचे थे, तो 6 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे आप। तोड़ तो रहे ना, लेकिन तोड़ कैसे रहे? एक पार्टी तोड़ रही कि दोनों पार्टीज तोड़ रही? दोनों पार्टीज मिलके तोड़ रही। तो मिलके तोड़ रही, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल अग्रीमेंट। दिस विल बी कॉल्ड एज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। इतना समझा क्या? लेकिन आगे की स्टोरी बाकी है। आगे क्या हो, 6th मंथ से आगे 11 महीनों के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं 25,000 रुपीज रेंट। कितना? 25,000 रुपए रेंट हो जाएगा एक महीने का।
ये कब से लागू हो रहा? 6th मंथ से। 6th मंथ से आगे कितने महीनों के लिए अग्रीमेंट करे? अगेन 11 महीनों के लिए। गया क्या कुछ दिमाग? पार्टीज दोनों सेम है? हाँ सेम है। पार्टीज में कोई चेंज है क्या? वही हूँ, रेंट जो रेंट से दे रहा टेनर और टेनी, तो ये दोनों भी सेम पार्टीज है। पार्थी था पहले भी और पार्थी है अभी भी, और मैं ही था पहले भी रेंट से देने वाला और मैं ही हूँ अभी भी रेंट से देने वाला, तो लैंडलॉर्ड मैं ही हूँ। सेम पार्टीज। दूसरी चीज, पुराने अग्रीमेंट की जगह पर आप एक दूसरा अग्रीमेंट बना रहे हो, करेक्ट? आप रैटिफाई कर रहे हो या रेक्टिफाई कर रहे हो? सोच के जवाब देना हाथ ऊपर करके। आप रैटिफाई कर रहे हो, RATIFY, या RECTIFY कर रहे हो? रेक्टिफाई या रैटिफाई? बहुत सोच समझ के आंसर देना। बोल। रैटिफाई। क्यों रैटिफाई? 15,000 का रेंट आपने एडअप करके कर दिया 25,000, बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अभी भी। समझ आया क्या कुछ? इसके लिए रेक्टिफिकेशन नहीं है। आपने कुछ निकाल के कुछ ऐड किया नहीं, आपने सिर्फ, इसी को बोलते हैं नोवेशन। क्या बोलते हैं? NOVATION, नोवेशन। क्या बोला? पुराने अग्रीमेंट की जगह पर एक नया अग्रीमेंट किया। समझ आया क्या? पक्का? तो सर फिर सेल और जो रेंट वाला अग्रीमेंट था वो भी तो नोवेशन ही है। हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी नोवेशन में आएगा। क्यों? पुराने अग्रीमेंट को आपने कर दिया डिस्चार्ज और उसकी जगह पर कर लिया एक नया अग्रीमेंट सेल का, तो रेंट वाला अग्रीमेंट हो गया डिस्चार्ज और उसकी जगह पर आ गया। कुछ बात समझ आई? तो नोवेशन है। हाँ नोवेशन। कुछ पॉइंट समझे क्या? अगर मैं कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस कर देता और या फिर कोई पुरानी टर्म्स और कंडीशन में उसमें से निकाल लेता, तब मैं इसको बोलता था कि ये था रेक्टिफिकेशन। क्या था? ये वर्ड्स मैंने आपको समझाए हैं और मेरे को ऐसा लगता कि इवन मैंने नए बच्चों को भी समझा दिए। RATIFY और RECTIFY दोनों में अंतर है। ज्यादा बड़ा टर्म कौन सा है? रेक्टिफाई बड़ा वर्ड है और रैटिफाई थोड़ा नैरो टर्म है। रैटिफाई मींस टू ऐड, रेक्टिफाई मींस टू ऐड और टू रिमूव, बोथ। ओमिट मतलब टू रिमूव, उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो तीन वर्ड्स हो गए, रेक्टिफाई, रैटिफाई, ओमिशन। ओमिशन मतलब टू omit something, that is to remove, और ratify means to add something, और rectification मतलब add और। कुछ समझ आई बात? तो जो मैंने समझाया वो समझा क्या? अगर पुराने रेंट अग्रीमेंट वो सेम पार्टीज के बीच में एक नया रेंट अग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो क्या है? नोवेशन। क्या है? नोवेशन है। समझ आया? पक्का? नोवेशन कैन बी प्रिज्यूम्ड लाइक रिनोवेशन। रिनोवेशन समझता है? रिनोवेशन कहाँ का करते हो? पुरानी जगह का रिनोवेशन करते हो, राइट? जगह वही रहती, बराबर है? हाँ, तो उसको सिर्फ क्या करते हैं हम? नया बनाते हैं। बस वही करना है। अग्रीमेंट वही लोगों के बीच में, हाँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक नया अग्रीमेंट बना रहे हैं। समझ आया क्या? जैसे ही रेंट से रहने वालों को 11 महीने हो जाएंगे फिर से उनको दोबारा एक नया अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। हाँ, क्यों? वैलिडिटी खत्म हो गई रेंट की, अब वापस से दोबारा नया अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो अगर उतने ही भाव में उतने ही रेंट में वही सेम टर्म्स एंड कंडीशन में अगर फिर से रेंट अग्रीमेंट बनाया जा रहा है तो समझ जाना कि वो क्या है? नोवेशन है। क्या है? लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशन में या पार्टीज में कोई चेंज नजर आ रहा है कि पार्टीज चेंज हो गई, जैसे पहले अंश रहता था रूम पे, अब अंश की जगह पर आ गया तुषार, तो पार्टीज चेंज हो गई। पार्टीज चेंज हो गई मतलब हो गया ऑल्टरेशन। क्या हो गया? मतलब हो गया रेक्टिफिकेशन। कुछ समझ आया? पक्का? फर्क समझा क्या दोनों में? फिर एक और वर्ड है जो आप पढ़ चुके, सिर्फ आपने ये टेक्निकल वर्ड नहीं पढ़ा है, रेमिशन। रेमिशन समझता क्या? टू रेमिट, REMITT या फिर REMIT। टू रेमिट मीन्स टू व्हाट? रेमिट किया, रेमिट नहीं, रेमिट बोला मैंने, ओमिट नहीं बोला, रेमिट, REMIT। अच्छा, तुमको टू रिसाइंड पता है क्या रहता? टू रिसाइंड क्या रहता? कैंसिल करना रहता, बराबर है? हाँ, टू रैटिफाई मतलब टू ऐड, टू रेक्टिफाई मतलब, टू ओमिट मतलब, और अब हो गया टू रेमिट, रेमिशन। तो मैं
तो पूरे वर्ड्स क्यों रियलाइज करवाया तुमको बेटा, क्योंकि ये सारे अगर अलग है और रेमेट एक अलग वर्ड है, तो रेमेट का मतलब कुछ और रहेगा जो इनमें से नहीं होगा। तो क्या हो सकता है रेमेट का मतलब? कैरी फॉरवर्ड नहीं, रेमेट का मतलब होता परफॉर्म करना। टू रेमेट योर ड्यूटी, टू रेमेट योर ड्यूटी, दैट मीन्स टू परफॉर्म योर ड्यूटी, रेमेशन बोला जाता है उसको। 4 वर्ड्स है, निकाल। ये दिखा एक नोवेशन, नोवेशन एंड अल्टरेशन दिखा गया। ये दिखा रेमेट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये रेमेट। और आखिरी आएगा वॉइडेबल है, मतलब यहाँ पर रिसाइंड हो रहा। 4 वर्ड्स हो गए, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन और रिसीशन। टू रिसाइन मीन्स टू रेसिशन, लिख के रख लो। पहला वर्ड है NOVATION, नोवेशन। दूसरा वर्ड है ऑल्टरेशन, ALTERATION, अल्टरेशन। तीसरा वर्ड है रेमिशन, REMISSION। और फाइनल वर्ड है रेसीशन, RECISSION। अब सिंपल समझने के लिए नोवेशन के आगे लिख दो टू रैटिफाई, टू RATIFY। ऑल्टरेशन के आगे लिख दो टू रेक्टिफाई, RECTIFY। लिखा? रेमिशन के आगे लिख दो टू परफॉर्म, और रेसिशन के आगे लिख दो टू ब्रीच एंड कैंसिल। पढ़ लेते हैं, बहुत सारा पढ़ा है मैंने। कुछ इजी पार्ट पहले पढ़ लेते हैं, फिर टफ वाला बाद में पढ़ लेते हैं। इजी वाला है डिस्चार्ज में लास्ट सबसे, ये मर्जर ऑफ राइट्स। एक रेंट और सेल वाला जो एग्जांपल था वो यहाँ आएगा, ठीक है? पढ़ लेते हैं अपन। मर्जर ऑफ व्हाट? राइट। तो एक सुपीरियर राइट मिल रहा इंफीरियर राइट के बदले, तो क्या अप्लाई होगा? सुपीरियर। समटाइम्स द इंफीरियर राइट, हमारे एग्जांपल में इंफीरियर राइट क्या था? रेंट। एंड द सुपीरियर राइट, हमारे केस में सेल, द coincide and meet in one and the same person, meet in one and the same person। तो हम दोनों के बीच ही हुआ था रेंट का अग्रीमेंट, और साथ ही साथ हम दोनों के बीच ही हुआ सेल का अग्रीमेंट। समझ आया? पहले वाला इंफीरियर राइट था और दूसरा सेल का अग्रीमेंट इसको पार्थ को क्या देता? सुपीरियर राइट दे देता। समझ आया? आगे, सो इन सच केसेस द इंफीरियर राइट्स merge into the superior rights, merge into the superior rights। on merger the inferior right vanishes। क्या समझा? मर्ज होने के बाद इंफीरियर राइट की कोई अहमियत नहीं रह जाती, तो जो रेंट वाला अग्रीमेंट है वो हो गया डिस्चार्ज। समझ आया? आगे, एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी, कौन सा? इंफीरियर वाला इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एनफोर्स्ड। क्लियर है? अपवर्ड पार्ट 51 एग्जांपल। लीज यहां पर आप कंसिडर कर लो रेंट है। दैट वेरी लैंड का मतलब वही लैंड जो उसने लीज से लिया था, अब वही लैंड उसने खरीद लिया। आगे, पहले क्या था? पहले वो वहां से भाड़े से रह रहा था, करेक्ट? और अब क्या है? वो उस लैंड का मालिक हो गया है। तो मालिकाना हक ज्यादा होता है या रेंट वाला हक ज्यादा होता है? आगे वही लिखा हुआ है, पढ़ ले, कंप्लीट कर।
ठीक, समझ गया? पक्का? पढ़ना है पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी करो बस। हो गया? ये दिखा? अब मेरा एक क्वेश्चन है, जितना मैंने पढ़ा है उस बेसिस पे आज की तारीख में, ब्रीच वाले केस में नोवेशन आएगा, अल्टरेशन आएगा, रेमिशन आएगा कि रेसिशन आएगा, हाथ ऊपर करना? ऑब्वियस बात है, क्या आएगा बोल? रेसिशन आएगा। तो यहां पर पार्टीज डिस्चार्ज कब होंगी? ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस तो कहलाएगा ना ब्रीच। एक प्रॉमिस मैंने किया, एक प्रॉमिस अंश ने किया, मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल करने से मना कर दिया, आई सेड नहीं, मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल करने से खुद ही मना कर दिया, तो मैंने किया ब्रीच। कैसे? नॉन परफॉर्मेंस, आई एम नॉट विलिंग टू परफॉर्म, मेरी इच्छा नहीं है परफॉर्म करने की। तो अब क्या होगा आगे? आगे अंश बन जाएगा अग्रीव्ड, मैं बन जाऊंगा डिफॉल्टर। अग्रीव पार्टी के पास वॉइडेबल होता है, क्या होता है? बिकॉज वी लर्न वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी, राइट? तो जिसके साथ बुरा हुआ है उसके पास में कितने ऑप्शन है? दो। अब यहां पर जब बात डिस्चार्ज बोल दी गई है कि डिस्चार्ज ड्यू टू ब्रीच, तो ऑब्वियसली अंश ने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया, वैलिड या वॉइड? वॉइडेबल है। वॉइडेबल में कितने ऑप्शन है? कौन सा? इसके लिए अभी फिलहाल उसको क्या बोला? वॉइडेबल। लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ हुम? अग्रीव पार्टी। तो जो अग्रीव पार्टी डिसाइड करेगा वो किया जाएगा। कुछ समझ आया क्या? क्योंकि मैं तो क्या हूं? डिफॉल्टर। तो मेरे से नहीं पूछेगा कोई, अंश से पूछा जाएगा। तुझे क्या चाहिए? क्या तुझे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाना है या फिर इस बात को यहीं खत्म करना है और डैमेजेस क्लेम करना है? तो यहां पर जब वर्ड लिखा है डिस्चार्ज, तो अंश ने क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा? टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट void, that is to rescind it and to claim damages if any। अगर कुछ हुए होंगे तो कोई डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है। समझ आया? तब होगा डिस्चार्ज ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? कोई है ऐसा जिसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझता? सबको समझता? पक्का? क्या रहता काजल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड एज ब्रीच, करेक्ट? पढ़ लेते। breach of contract may be actual breach of contract और anticipatory breach of contract, दोनों याद है? एक्चुअल किसको बोलते हैं, एंटीसिपेटरी किसको बोलते हैं? हाथ ऊपर बोल, पूरा बोल, अधूरा आंसर है। ऑन द ड्यू डेट इट इज कॉल्ड एज एक्चुअल और बिफोर द ड्यू डेट इट इज कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब दूर है अभी दिन। कौन सा दिन? परफॉर्मेंस का दिन बहुत दूर है, पहले ही बोल दिया मैं नहीं जाने वाला उस दिन, तो मैंने पहले ही क्या कर लिया? ब्रीच। पहले ही ब्रीच करने को एक्चुअल ब्रीच नहीं बोलते, उसको बोलते एंटीसिपेटरी ब्रीच। जिस दिन आया उस दिन मैंने धोखा दिया तो हो गया एक्चुअल ब्रीच। समझ आया? पक्का? वो लिखा हुआ है, if one party defaults in performing his part of the contract on the due date, it is called as he has said to have committed breach thereof। when on the other hand a person repudiates a contract, repudiate का मतलब cancel, किसके पास ऑप्शन है? पूरा पढ़ते। So when on the other hand a person repudiates a contract before the stipulated time for its performance has arrived, he is deemed to have committed an anticipatory breach। मतलब वो पहले मना कर रहा तो एंटीसिपेटरी, ऑन द ड्यू डेट मना कर रहा तो एक्चुअल। लास्ट लाइंस ध्यान से, if one of the parties to a contract breaks the promise, the party injured thereby has not only a right of action for damages
बट ही इज ऑल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये समझाओ। द पार्टी इंजोर्ड का मतलब, बराबर, आगे क्या लिखा हुआ है, हैज नॉट ओनली अ राइट ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस। नॉट ओनली बट ऑल्सो स्टेटमेंट है वो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब सिर्फ ये नहीं, ये भी। तो तूने क्या बोला, डैमेजेस नहीं, ऐसा बोला तूने। अब बोल रहा तू बराबर। तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता, और उसको परफॉर्म करने की जरूरत, कुछ समझ आया क्या? परफॉर्म करने की जरूरत क्यों नहीं है? दो कारण, सामने वाले ने ब्रीच किया, दूसरा इसने ऑप्शन सिलेक्ट किया टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। क्लियर? ये खत्म हो गया यहाँ पर ब्रीच। उसके नीचे का एग्जांपल खुद ही पढ़ लो।